विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास की एक खास इंपॉर्टेंट क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के लिए ये पेपर फर्स्ट है और इसके अंतर्गत जैसा कि आपने पिछली बार पढ़ा होगा कि कांग्रेस यानी जो अमेरिकी जो सदन है उसमें हम बात करें, दो सदन होते हैं। प्रतिनिधि सभा की बात करें जिसको हम पढ़ लिया है, सीनेट को पढ़ लिया है। आज हम कंपेयर करते हुए लास्ट में हम पढ़ेंगे कि अमेरिका में कैसे कोई कानून बनता है, यानी कैसे विधेयक हैं वह कानून की धारा में आ जाते हैं। तो यानी हम वो देखने वाले हैं, ज़रूरी इम्पोर्टेंट और ख़ास जो एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो दो चीज़ देखेंगे। पहला तो जो अमेरिका का जो प्रथम सदन है, प्रतिनिधि सदन, वो वास्तव में दूसरे देशों के प्रथम सदन की तुलना में कमज़ोर क्यों है और अमेरिका में कानून निर्माण कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, प्रतिनिधि सभा विश्व का दुर्बल सदन क्यों कहा जाता है। तो अगर मैं आपको कंपेयर में बताऊं तो इसके जैसे दो सदन हैं, एक तो सीनेट है, सीनेट जैसे अपने राज्यसभा है, या प्रतिनिधि सभा जैसे यहाँ पर अपनी लोकसभा होती है। तो इस तरह से ये दोनों में व्यवस्था है। अब यहाँ पर ये रखा गया है कि जो द्वितीय सदन है ना, सीनेट, वो वास्तव में काफ़ी शक्तिशाली है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह की व्यवस्था कानूनी प्रावधान है वह प्रतिनिधि सभा से शक्तिशाली होता है। जैसे बात करें कानून निर्माण, तो कानून निर्माण के अगर क्षेत्र में बात करूं तो प्रतिनिधि सभा और अपने सीनेट दोनों को बराबर पावर दिया गया है। तो इस तरह से प्रथम सदन होते हुए भी यह महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरी बात करें कि वित्तीय क्षेत्र में, जैसे हम बात करते हैं अपने लोकसभा में, तो वित्त विधेयक वो लोकसभा में ही आता है, वहीं से पारित होकर वो आगे जाता है। मतलब कहने का मतलब होता है एकाधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो प्रतिनिधि सभा लोकसभा की जैसी होती है, लेकिन इसको वित्तीय विधेयक में वही शक्ति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधि सभा है उसको भी वित्त विधेयक में संशोधन करने का या फेरबदल करने का अधिकार होता है। सिर्फ कंडीशन ये रखी गई है कि जो वित्त विधेयक है वो सिर्फ प्रतिनिधि सभा में भेजा जा सकता है, अदरवाइज इसको प्रोसेस और कानून बनाने की, उसको पारित करने की प्रक्रिया दोनों में बराबर होती है। तो इस तरह से ये एक विशेष अधिकार होते हुए भी इसके प्रतिनिधि सभा के पास नहीं होता है। ठीक है, और इस तरह से कंपेयर में देखें तो वहाँ पर प्रतिनिधि सभा कमज़ोर है। ठीक है, लेकिन अब विश्व की तुलना में बात करते हैं तो पहला बात करें कि ये प्रतिनिधि सभा विश्व की तुलना में प्रथम सदन में कमज़ोर क्यों है, क्योंकि बाकी देश अपने लोकसभा के प्रथम सदन है, तो यहाँ पे जो प्रथम सदन है वो प्रतिनिधि सभा। अब कमज़ोर होने का कारण देखिए क्या है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि कानून निर्माण में पहला है कानून निर्माण समान पदीय। देखिए ये जो मैं आपको कंपेयर बता रहा हूँ ना, ये क्यों कंपेरिजन, क्योंकि देखो अमेरिका में कांग्रेस है, ठीक है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें दो सदन है, एक तो है सीनेट और दूसरा है प्रतिनिधि सभा। ठीक है, प्रतिनिधि सभा, तो ये प्रथम सदन है और ये द्वितीय सदन है, जैसे हमारी लोकसभा और ये इधर राज्यसभा होती है। अब यहाँ पर इन दोनों का जब कंपेरिजन किया गया है ना, तो इसके मुकाबले ये थोड़ा कमज़ोर है। ये कमज़ोर है, कमज़ोर क्यों है अब वो तो हम इसमें देख ही रहे हैं, क्योंकि जब एक शक्ति, ये अगर शक्तिशाली होगा तो ये कमज़ोर होगा ही होगा। तो इस तरह से इसके मुकाबले ये कमज़ोर है। लेकिन अगर विश्व के बाकी सदन से तुलना करें तो भी प्रतिनिधि सभा थोड़ा कमज़ोर प्रतीत होता है। तो इसका पहला मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि कानून निर्माण में जो समान व्यवस्था रखी गई है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि कानून निर्माण में समान पदीय व्यवस्था रखी गई है कि यहाँ की प्रतिनिधि सभा हो या सीनेट हो, सभी को कानून निर्माण में संशोधन करने का या कानून बनाने का बराबर अधिकार होगा। तो इस तरह से जैसे अपने बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा को विशेष अधिकार होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई विधेयक जिस पर कानून बनाना हो, मतभेद हो जाए, तो संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें भी लोकसभा की संख्या को महत्व दिया जाता है, उस अकॉर्डिंग होता है। दूसरी बात करें, अगर कोई साधारण विधेयक है, वो मान लीजिए राज्यसभा ने पारित नहीं किया, मतभेद हो गया, तो फिर क्या होगा कि वो विधेयक वापस लोकसभा के पास आता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो साधारण विधेयक जो होता है, उस मामले में लोकसभा है वो अपना विशेष महत्व रखती है, और संयुक्त अधिवेशन हो या उसको 3 महीने तक अधिकार दिया जाए कि वो पालन करे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो
ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी अगर मैं बात करूं वित्त विधेयक के मामले में, तो वित्त विधेयक के मामले में तो ये रखा गया है कि राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन की शक्तियाँ दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो वो नहीं है। यहाँ पर जैसे लोकसभा के पास पावर है यहाँ पे, यानी प्रतिनिधि सभा के पास पावर है, लेकिन पावर क्या है कि वित्त विधेयक वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि सभा में आता है। इसके बाद वह किस तरह से कानून बनता है ये दोनों में इक्वल है। तो फिर यहाँ पर ये वित्त विधेयक के मामले में भी ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो मतलब ये कमज़ोर हो गया, क्योंकि यही तो पावर होता है वित्त विधेयक के मामले में। बात करते हैं दूसरा, जैसे भी मैंने समझाया, ठीक है ना। दूसरा यानी जो वित्त के मामले में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा वित्तीय क्षेत्र में एकाधिकार न होना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जस्ट अभी मैंने बताया कि अमेरिका में जो वित्त विधेयक होता है वो सबसे पहले प्रतिनिधि सदन में ही आता है। ये एक थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर है प्रतिनिधि सभा को, लेकिन इसके बाद इसको पारित करने के बारे में दोनों में शक्तियाँ बराबर हैं। कि वित्त विधेयक ऐसा नहीं है कि लोग प्रतिनिधि सभा से पारित होने के बाद प्रतिनिधि सीनेट के बाद जाएगा तो उसे 14 दिन तक रोक सकता नहीं। दोनों को बराबर शक्तियाँ दी गई है, दोनों को बराबर। कि अगर इसने मान लीजिए यहाँ से वित्त विधेयक सबसे पहले यहीं से आता, बस ये सिस्टम है इसका, यहाँ से अगर यहाँ पे आता है वित्त विधेयक, ठीक है, तो इसने जो भी कानून व्यवस्था बनाई है उस विधेयक में, तो ये चाहे तो बदल सकता है, ये चाहे तो उसको नया पुनः बना सकता है, ये चाहे तो अस्वीकार कर सकता है, तो ये इसको मानना पड़ेगा। तो इस तरह से वित्त विधेयक के मामले में कानून बनाने या उस प्रस्ताव को पारित करने संबंध में दोनों को शक्तियाँ बराबर है। इस तरह से ये कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही तो एक क्षेत्र होता है जिसमें प्रतिनिधि सभा को एकाधिकार होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये कमज़ोर हो जाता है। लेकिन तीसरी बात करें कि यहाँ पे कमज़ोर क्यों है, कमज़ोर क्यों है प्रतिनिधि सभा, तो इसका सबसे अच्छा रीज़न है अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। देखिए, अब यहाँ पे एक सिंपल रीज़न है कि ये जो अपने बात करते हैं प्रतिनिधि सभा ये कमज़ोर क्यों है, क्योंकि इसका एक रीज़न यही है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसका मतलब यहाँ पे मंत्रिमंडल नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पर मंत्रिमंडल नहीं होती है। क्योंकि अगर मंत्रिमंडल होती है तो वह, जैसे अपने यहाँ पर बात करें, अपने यहाँ मंत्रिमंडल है तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से लोकसभा को पावर होता है उसको गठन, उसको भंग करने का लेकर। लेकिन यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो अगर वो थोड़े से मंत्री संतरी होते भी हैं तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होते हैं। यहाँ पर इनकी कोई मंत्रिमंडल नहीं बनता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने से प्रतिनिधि सदन है वह कमज़ोर हो गया है। क्या हो गया है? कमज़ोर हो गया है। क्योंकि यहाँ पे मंत्रिमंडल नहीं होता है, जो इनके द्वारा बने वो व्यवस्था नहीं होती है, तो ये कमज़ोरी प्रूव करती है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रतिनिधि सभा की अल्पावधि, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। प्रतिनिधि सभा की अल्पावधि, अल्पावधि का मतलब यहाँ पे कि मेरा कहने का मीन्स है कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि सदन होता है ना वो 2 वर्ष के लिए आता है। कितने वर्ष के लिए आता है? 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के लिए आता है तो अब इसके पास इतना पावर, इतना सामर्थ्य भी नहीं होगा कि वो अपना प्रभाव जमा पाए। जैसे बात करना है लोकसभा की बात करें तो लोकसभा 5 साल के लिए आती है। ब्रिटेन की जैसे हम बात कर ले, पार्लियामेंट के अंदर जो उनके अंदर जो होती है जो प्रतिनिधि सभा जो होती है, ठीक है ना, यानी वहाँ पर हम प्रतिनिधि सभा भी वहीं पे भी ये कहते हैं, क्योंकि एक तो लॉर्ड सभा होती है। अब अमेरिका की जैसे हम ब्रिटेन की जैसे हम बात करते हैं तो ब्रिटेन का जो प्रथम सदन है, ठीक है ना, वो भले ही लॉर्ड सभा हो, लेकिन उसमें जैसे प्रभावशाली अगर देखा जाए तो सबसे व्यवस्थित लोक सदन होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा कंपेयर यहाँ पे बता देता हूँ कि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा होती है, वैसे ही भारत में लोकसभा होती है, ठीक है, और वैसे ही ब्रिटेन में कहा जाता है इसे लोक सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक सदन। तो ये एक ही कैटेगरी के हो गए। अब अगर मैं इनकी तुलना करूँ ना तो ये इनके मुकाबले ये कमज़ोर है। क्या है? ये कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? तो ये मैं रीज़न बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर भी जो लोक सदन वो 5 साल के लिए आती है, लोकसभा यहाँ पे 5 साल के लिए आती है, लेकिन ये 2 साल के लिए आती है। तो एक इसका तो कार्यकाल ही कम है, तो ये अपनी शक्ति प्रभाव जमा नहीं पाती है और इसका अस्तित्व भी कम समय के लिए रहता है। इसके अलावा 5वां इसकी कमजोरी का जो पॉइंट है, यानी क्यों प्रतिनिधि सभा कमज़ोर है विश्व के मुकाबले, तो विशाल आकार। विशाल आकार
एवं कठिन कार्यविधि। विशाल आकार एवं कठिन कार्यविधि, इसको समझिए। जैसे अगर संख्या कम हो तो कोई काम है वो व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जो सीनेट है उसमें 100 मेंबर ही होते, तो वो एक व्यवस्थित और संगठित बन सकती है। लेकिन अगर संख्या ज़रूरत से ज़्यादा हो, उसका संगठन है वो करना मुश्किल हो जाए, तब दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की, तो प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत लगभग 435 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 435। अब ये जब 435 मेंबर होते हैं तो इन मेंबर की जैसे हम बात करते हैं तो ये इसकी दुर्बलता है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को वापस कम समय में मैनेज करना, उसके अंदर व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी होती है। कहते हैं ना कि बड़ी समस्या, बड़ी जनसंख्या कभी बड़ी समस्या भी बनती है अगर उसको व्यवस्थित नहीं किया जाए। तो सीनेट की तुलना में इस सभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है, लेकिन इन्हें इतना अधिकार नहीं दिया जाता है क्योंकि ये अपने आप में ही विशाल आकार को लेकर बनी है। तो इसकी जो कार्यविधि होती है वह भी मुश्किल और बड़ी होती है, और इस तरह से इसमें बहुमत का निर्णय लेना होता है। तो बहुमत के लिए ज़्यादा व्यवस्था होती है, यानी ज़्यादा प्रोसेस होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो इसकी ये विशाल आकार की वजह से ये अपने आप में कहे तो कमज़ोर प्रतीत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो क्लियर हो गया कि क्यों प्रतिनिधि सभा विश्व की तुलना में कमज़ोर है प्रतिनिधि सभा, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में आए तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं लास्ट, जैसे मैंने अभी कहा था कि अमेरिका में कानून कैसे बनता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया। ओके, तो हम बात करते हैं कि अमेरिका में विधि निर्माण कैसे होता है, यानी कानून निर्माण का क्या प्रोसेस है, क्या प्रणाली है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आ सकता है कि अमेरिका में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि विधेयक, जो विधेयक होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कानून तब बनता है जब सबसे पहले वो एक मान लीजिए एक प्रस्ताव होता है। क्या होता है? प्रस्ताव होता है। जब ये प्रस्ताव सदन में जाता है, कहाँ जाता है? सदन में। ठीक है, जब प्रस्ताव सदन में जाता है तो वो विधेयक बन जाता है। क्या बन जाता है? विधेयक बन जाता है। ठीक है, और जब प्रस्ताव सदन में जाता है तो विधेयक बन जाता है, और यहाँ से पास होने के बाद प्रस्ताव यहाँ पर विधेयक बन जाता है। यहाँ से पास होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब वो साइन करता है, क्या करता है? साइन करता है, तब यही विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है ना, कानून बन जाता है। तो ये सिस्टम तो होता ही है सब जगह। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रस्ताव सदन में कौन लेके आता है। प्रस्ताव है वो सदन में कौन लेके आता है? तो आप कहेंगे सदन के मेंबर लेके आते हैं। बिल्कुल सही बात है, सदन के मेंबर ही लाते हैं। अब लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ब्रिटेन की बात करें, भारत की बात करें, तो इसमें जो विधेयक है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, विधेयक यानी जो प्रस्ताव जिसको हम लाया जाता है, तो एक तो होते हैं सरकारी विधेयक। क्या होते हैं? सरकारी विधेयक। एक होते हैं निजी विधेयक, जिसको गैर सरकारी भी कहा जाता है, निजी विधेयक। अब यहाँ पे देखिए, सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा सदन में रखे जाते हैं, तो वो विधेयक क्या हो गए? वह विधेयक हो गए सरकारी विधेयक। इसके अलावा सदन के अन्य सदस्यों के द्वारा अगर कोई विधेयक सदन में रखा जाए तो वो कहलाता है निजी विधेयक। तो अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि आज सरकारी और निजी क्या होता है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में जितने भी विधेयक है ना वो निजी विधेयक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था अमेरिका में मंत्रिमंडल व्यवस्था नहीं होती है। अमेरिका में मंत्रिमंडल व्यवस्था नहीं होती है, तो फिर जो विधेयक है वो संसद के सदस्य या कांग्रेस की अनुशंसा पर ही रखे जाते हैं। इसलिए अमेरिका में सभी विधेयक निजी विधेयक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिका में कानून निर्माण की प्रक्रिया के अलग अलग चरण हैं। ठीक है ना, अलग अलग चरण की जैसे मैं बात करूँ तो कोई भी विधेयक होता है, ठीक है ना, उस विधेयक को पहले तो क्या किया जाता है? प्रस्तावित किया जाता है। क्या किया जाता है? विधेयक को प्रस्तावित। तो पहला चरण हो गया विधेयक को प्रस्तावित करना, ये हो गया पहला चरण। अब विधेयक को प्रस्तावित कौन कर सकता है? तो जैसे मैं बता दूं कि सदन का कोई भी सदस्य
प्रस्ताव को संसद सचिव के पास बॉक्स में रखता है तथा जब बारी आए उस प्रस्ताव की प्रति सभी को बांटी जाती है। तो इस तरह से ये होता है प्रस्ताव करना, यानी विधेयक को प्रस्तावित करना। अपने यहाँ पर अलग बात होती है, अपन लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो विधेयक को प्रस्तावित करने से पहले एक अलग प्रोसेस होता है कि कितने लोग इस पर रजामंद है, कौन इसको प्रस्तावित करने वाला। लेकिन अमेरिका में बहुत ही सिंपल रखा गया है। जैसे मान लीजिए मैं एक मेंबर हूँ, तो मेरे द्वारा प्रस्ताव रखा जाएगा, तो वो प्रस्ताव में वहाँ के संसद सचिव है ना, उसके पास जो विधेयक की बॉक्स पेटी होती है उसके अंदर रखा जाता है। फिर वो जब नंबर आएगा तब मेरे इस विधेयक को फोटोकॉपी करवा कर बाकी मेंबर को बांटा जाता है। तो ये हो गया विधेयक को पहले, यानी विधेयक को प्रस्तावित करना। प्रस्तावित करने का काम हो गया सीधा इसको भेज देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो आपको ध्यान रखिएगा कि विधेयक को प्रस्तावित करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वह हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, समिति स्तर होता है। क्या होता है, समिति स्तर। देखिए समिति स्तर में क्या होता है, समिति स्तर में ये होता है कि जैसे मान लीजिए वो प्रतिनिधि सभा में गया या फिर मान लीजिए वो सीनेट में गया, तो जिस भी विधेयक में वो जा रहा है, ठीक है ना, तो अब उस पर ये निर्णय लिया, अब वो उस पर ये जो कहता है कि यह जो विधेयक है वो किस समिति का है, तो इसका निर्णय कौन करता है, अध्यक्ष करता है कि भाई वो किस समिति को, अलग विधेयक है ना, वो अलग अलग समिति के पास, अलग अलग समिति बनी होती है, तो किस समिति के पास जाएगा, तो इसका निर्णय तो अध्यक्ष लेता है। लेकिन अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो जो समिति होती है वह किसी भी सदन की जो समिति होती है वह समिति विधेयक के मूल सिद्धांतों पर विचार करती है, ठीक है ना। समिति क्या करती है, विधेयक के मूल सिद्धांतों पर विचार करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी किसी भी सदन में ध्यान रखिएगा, ये सदन के अंदर ही हो रहा है। मान लीजिए कोई भी एक सदन है, तो सदन में जब आने के बाद उस सदन की एक समिति होती है, वह इस पर उसके विधेयक पर विचार करती है, उसके सिद्धांत, उसके मूल सिद्धांतों पर विचार करती है। और जब वह ऐसा लगे उसको कि विधेयक अगर सही नहीं है, यानी मान लीजिए मैंने विधेयक भेजा और विधेयक है वो समिति के पास गया, अब समिति उस पर क्या करेगी, मूल सिद्धांतों पर विचार करेगी। अगर लगा कि ये कुछ काम का है, इसमें कुछ गुण है या उसको एज अ कानून बनाना चाहिए, तब तो समिति उस विधेयक को आगे प्रोसेस करेगी, वरना समिति उसी समय उस सिद्धांत को क्या कर देगी, उस विधेयक को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी या अपने पास रखेगी और समय अंतराल के बाद उसको वापस क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो इस तरह से पहले स्तर पर ही जो समिति होती है वो उस विधेयक पर मूल विचारों पर चर्चा करती है समिति, और सही लगे तो उसको आगे फॉरवर्ड करती है। तो इस तरह से अगर बात करें तो यदि सीनेट के प्रस्ताव के द्वारा समिति को विधेयक पर विचार से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन 327 से अधिक विधेयकों पर समिति का अंत हो जाता है। यानी यहाँ पर आगे 327 से भी अधिक विधेयकों का समिति स्तर पर अंत हो जाता है, बिल्कुल। यानी जैसे मैंने कहा था ना, एक विधेयक एक अधिवेशन में लगभग 10 से 15 हज़ार प्रस्ताव आते हैं अमेरिका के सीनेट के अंदर या प्रतिनिधि सभा में, लेकिन उसमें से 327 जो विधेयक होते हैं वह क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते। क्यों? क्योंकि इस पर है वह रजामंदी नहीं होती है। यानी 327 से अधिक विधेयक है वह समिति स्तर पर ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब एक स्वतः विधेयक है वही आगे बढ़ पाते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि विचार कर लिया, विचार करने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि समिति आवश्यक समझे तो विधेयक पर विचार है तो उप समिति का भी निर्माण कर सकती है, या इसके अलावा वह इस समिति में संशोधन करने का भी प्रयास कर सकती है कि जो विधेयक भेजा गया किसी ने उसको ये बदलाव भी कर सकती है या एक नया प्रस्ताव बना सकती है। और इसके लिए वह आंकड़े इकट्ठा करेगी, अधिकारियों की राय लेगी, विशेषज्ञों से पूछेगी या संसद सदस्यों से सलाह ले सकती है। तो इस तरह से ये विचार है वह समिति स्तर पर होता है, ठीक है। अब यहाँ से वह गुजरने के बाद नेक्स्ट आता है कैलेंडर स्तर पर। ध्यान रखिए, समिति स्तर से गुजरने के बाद विधेयक है एक
एक चौथाई रह जाता है और फिर वह विभिन्न तरह की विचार विशेषताओं से गुजरने के बाद वो विधेयक है वो आगे आता है। आगे यानी जब वह समिति स्तर से गुजरता है, गुजरने के बाद जब वह आगे आता है तो आगे वह कैलेंडर रिपोर्ट में आता है। कैलेंडर स्तर में यानी समिति रिपोर्ट, जो भी उस विधेयक पर विचार किया गया है उसकी रिपोर्ट वापस किसको देती है? कैलेंडर समिति को। तो ये रिपोर्ट की तरह आता है, रिपोर्ट देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कन्फ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको वापस समझाऊंगा। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि जो विधेयक समिति स्तर पर आया था उसके मूल सिद्धांतों पर विचार किया गया था और इसके बाद वह विधेयक फिर कैलेंडर स्तर पर आता। कैलेंडर स्तर पर क्या होता है कि इस पर हम बात करें 1 से लेके 5 अलग अलग, मान लीजिए क्या होते हैं, इनके कैटेगरी बांट दी जाती है कि भाई ये विधेयक है वह किस श्रेणी का है, ये विधेयक है वो किस श्रेणी का है, ठीक है। तो इस तरह से उसको उसी कैलेंडर में फिक्स कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई विधेयक राजस्व, संपत्ति या वित्त से संबंधित है तो उसको कैलेंडर स्तर के जो अलग अलग सेक्टर होंगे उसके अंदर संघीय वितरण यानी एक पत्रिका में रख दिया जाता है। एक सिंपल सी बात करूं तो जब समिति विधेयक अपनी रिपोर्ट देती है तब वह विधेयक निम्न विवरण पत्रिकाओं में किसी एक में सम्मिलित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी समिति स्तर के द्वारा पारित जो विधेयक होता है या जो रिपोर्ट होती है वो कैलेंडर समिति को आती है। तो कैलेंडर समिति है उसको 5 पत्रिका या 5 सेक्टर में से किसी एक सेक्टर में उसको रख देती है। तो वित्त से संबंधित मान लो हो गया तो उसे संघीय वितरण पत्रिका में रखा जाएगा। और मान लीजिए अगर वह वित्त विधेयक के अलावा कोई अन्य विधेयक है, ठीक है, अन्य विधेयक जैसे राज्यों के हितों से संबंधित विधेयक है तो उसको फिर रखा जाएगा भवन वितरण पत्रिका के अंतर्गत। बात करते तीसरा कि अगर वह विधेयक निजी निगमों से संबंधित है या स्थानीय विषयों से संबंधित है तो इसको फिर संपूर्ण सदन समिति की सूची में रखा जाएगा। और इसके अलावा वह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विधेयक है तो इसको राष्ट्रीय महत्व की सूची में रखा जाएगा। और इसके अलावा कोई तीसरा मतलब और है तो वो 5वीं सूची में रखा जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कैलेंडर समिति में किसी विधेयक को अलग अलग सेक्टर वाइज करने के बाद वह विधेयक है वह इतनी बड़ी संख्या में विधेयक में आते हैं कि इन विधेयकों को मतलब फिर क्या होता है कि ये अलग अलग कैटेगरी में रखे। अब ये विधेयक है वह नेक्स्ट आते हैं द्वितीय सदन। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मतलब द्वितीय वासन कहेंगे। क्या कहेंगे? चौथा स्टेप, द्वितीय वासन, ठीक है ना। यानी कैलेंडर के बाद वो द्वितीय वासन के तौर पे एक ही सदन की बात हो रही है। अभी ये एक ही सदन की बात हो रही है, ठीक है ना। फर्स्ट सदन, ठीक है ना, फर्स्ट सदन की बात हो रही है अभी तक। फर्स्ट सदन में ही ये काम चल रहा है और फर्स्ट सदन में उस विधेयक का द्वितीय वासन होता है। अब इसमें क्या होता है, जो वो विधेयक होता है ना, विधेयक पर बारीकी से हर एक शब्द, धारा, भाग पर बारीकी से चर्चा होती है। ऐसा मान लीजिए कि जो विधेयक है वह द्वितीय वासन में आएगा तो उसका पोस्टमार्टम होता है। उसमें क्या क्या शब्द है, क्या धारा लगने वाली है, किस भाग से है, किस राज्य से संभावित है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला, इसको हर एक चीज़ को बारीकी से यहाँ पर इसके सदस्य है वह बारीकी से चर्चा करते हैं। यानी इसका पोस्टमार्टम होता है। और इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर यह भी रखा गया कि संपूर्ण सदी विधेयकों को संपूर्ण विचार करती है। यानी इसके अंतर्गत एक समिति होती है, संपूर्ण विचार समिति, तो इस विधेयक पर और अच्छे से विचार विमर्श करती है। और जब वह इस पर पूरी बारीकी से एक एक तर्क पर, एक एक चीज़ पर डिस्कस कर लिया जाता है, एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाता है, उस पर विचार विमर्श कर दिया जाता है। तो विचार विमर्श करने के बाद उस विधेयक को, विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष सदन का मत लेता है कि क्या इस विधेयक को पास करना चाहिए। यानी हर एक डिटेल पर चर्चा होने के बाद विधेयक कहता है, मतलब वो अध्यक्ष कहता है क्या इस विधेयक को पास करना चाहिए। तो इस पर सदस्य अपनी राय देते हैं और राय देने के बाद अगर विधेयक पास करने की हाँ आती है तो पास कर लेते थे, वरना समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से विधेयक है वो पहुंच जाता है तृतीय वासन में। कहाँ पहुंच जाएगा? तृतीय वासन, ये ध्यान रखिएगा, तृतीय वासन। अब क्या होता है कि जो बारीकी से चर्चा होने के बाद जब तृतीय वासन में आता है तो विधेयक सिर्फ एक औपचारिक मात्रा होता है। विधेयक पर
औपचारिकता मात्र निर्णय लेना होता है। यानी तीसरा वाचन है, मान लीजिए अगर कोई विधेयक द्वितीय वाचन से गुजर गया तो वो पास हो गया मान लीजिए, क्योंकि तृतीय वाचन में इसको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। इस पर एक औपचारिकता होती है कि भाई जो विधेयक है वो उस पर क्या बातें थी, क्या फाइनल किया गया, उसको सदन में सभी के समक्ष पढ़ा जाएगा और इस पर किसी से कोई आपत्ति है तो पूछी जाएगी। अदरवाइज इस विधेयक को जो मतलब ये कानून बनने वाला है इसको पूरी तरह से सभी सदस्यों के सामने पढ़ा जाता है या इसको एक तरह से सभी से अवगत कराया जाता है कि ये है विधेयक है, वो कानून बनने वाला है। तो एक औपचारिकता होती है कि भाई सभी को ये अपडेट करवा दिया जाता है। इसके बाद अध्यक्ष का मतलब वो उस सदन का जो अध्यक्ष होता है वह कहता है कि इस विधेयक को पास किया जा रहा है तो आप अपना समर्थन हाथ उठा के या हाँ ना में दे सकते हैं। इस तरह से ये विधेयक तृतीय वाचन से पास हो जाता है और इसके बाद वह हस्ताक्षर के लिए जाता है। हस्ताक्षर के लिए किसके पास जाएगा? हस्ताक्षर के लिए वो यानी एक मिनट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर से पहले अब ये जो 5 स्टेप जो हुए ना ये पहले सदन में हुए। इसी तरह अब आती है दूसरे सदन की बारी, यानी इसका दूसरा सदन जो है वो दूसरे सदन में भी ये प्रोसेस होंगे। यानी इसी प्रकार से समीक्षा की जाएगी और इसी तरह से दूसरे सदन में भी यही समीक्षा और यही प्रोसेस चलेगा। यहाँ से पास होने के बाद विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति विधेयक को या तो साइन कर सकता है या फिर विधेयक को एक बार लौटा सकता है और दोबारा विधेयक आ गया तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर सकता है, या फिर विधेयक है वह आ गया राष्ट्रपति के पास और अधिवेशन पूरा हो गया तो विधेयक उसको पेंडिंग रख सकता है। तो राष्ट्रपति इस तरह से विधेयक पर फाइनल में लास्ट में 3 डिसीजन लेता है। तो ये है अमेरिकी कांग्रेस के अंतर्गत कानून निर्माण की प्रक्रिया। कैसी लगी बताइएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।